ये वो 10 टॉपिक्स हैं या चैप्टर आप कहिए जो कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? सेविंग लाइव एंड लाइवलीहुड की बात बोली गई है। डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी की बात हुई है। डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स की बात हो रही है। इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ की बात हो रही है। हेल्थ केयर और टेकर सेंटर की स्टेज की बात हो रही है। प्रोसेस रिफॉर्म्स की बातें हैं। रेगुलेटरी फॉर बियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट स्टेपल डाइट, इसके ऊपर ही बात करेंगे हम आपसे। इनोवेशन ट्रेंडिंग की बात हो रही है अप बट नीड थर्स्ट स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर की बात है। जय हो पीएम JAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ वेरी वेल नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है। साथ साथ में इसी के बाद आपका आयुष्मान भारत, जो कि भारत की क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक हेल्थ स्कीम है। एंड लास्ट वन इज द बेयर नेसेसिटीज। जो द बेयर नेसेसिटीज है, ये एक इंडेक्स है जो लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये इंडेक्स है जो लॉन्च किया गया है पहली बार, लॉन्च्ड बाय द इकोनॉमिक सर्वे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, क्या है? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाउ मूव ऑन द फर्स्ट वन ऑल्सो। हम लोग फर्स्ट वन पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं और क्या क्या बातें हैं। ठीक है, पहला कह रहा है ह्यूमन एंड विजनरी पॉलिसी ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स एंड लाइवलीहुड टू सेव लाइव्स एंड लाइवलीहुड। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंडिया फोकस्ड ऑन सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। भारत ने जो फोकस किया वो लाइफ को बचाने, जीवन को बचाने के लिए और उसकी जीविका को बचाने के लिए। टुक शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। इसका मतलब समझिए कि शॉर्ट टर्म के लघु समय के लिए आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप कई सालों तक दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक बार इंसान गया, अगर पेंडेमिक, इतना बड़ा जो पेंडेमिक था, अगर उसमें आप के किसी भी जानने वाले की या रिलेटिव की या किसी भी वॉट एवर द थिंग, दोस्त की या और किसी की अगर डेथ हो गई, तो क्या वो दर्द आप बर्दाश्त करेंगे पूरे जीवन? उससे बेहतर है कि आप कुछ समय का दर्द ले ले कि आप अपनी नौकरी पर ना जाएं, या आप सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, या वॉट एवर द थिंग जो सरकार ने किया। तो सरकार ने यहां पर शॉर्ट टर्म पेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन को बनाए रखा कि भाई लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म भले ही कुछ समय के लिए आप परेशान रहें। दूसरी बात क्या कही सरकार ने? वाइल जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर, लॉस्ट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी बॉट बैक। एक बार अगर जीडीपी गिर गई तो वो क्या रिकवर नहीं होगी? भारत में क्या पहली बार जीडीपी नेगेटिव गिरी है क्या? नहीं ना, भारत में कई बार जीडीपी गिरी है, कई बार उठी है। यस और नो? तो गिरी है, उठी है, ये एक साइक्लिसिटी है। और सिंपल सी बात है, आप दुनिया का कोई भी कंसेप्ट देख लीजिएगा, जो कभी भी उठता है कर वैसा ही होता है। अगर वो यहां से उठ रहा है तो यहां जाएगा, अगर जाएगा तो यहां पे एक समय तक ही स्टेबल रहेगा। उसके बाद वो भले ही थोड़ा गिरे, कोई बहुत गिर जाता है, कोई थोड़ा गिरता है, कोई थोड़ा कम ज्यादा गिरता है, 19 और 20 का डिफरेंस हो सकता है। यस और नो? पर गिरेगा जरूर। तो सरकार कह रही है कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो क्या हमारी जीडीपी जो 7% या 8% पे थी वो क्या 15% हो जाती? बिल्कुल नहीं हो जाती। डिफरेंसेस तो तब भी आते,
अगर मान लीजिए कि उस कोरोना में रोज 4 लाख मरीज आने लगते, 4 लाख पेशेंट आने लगते, तो जीडीपी, फिर जीडीपी कहां जाती? फिर तो हो सकता है कि जीडीपी अभी तो -7 है, फिर वो जीडीपी -15 भी हो सकती थी। यस और नो? लाइफ भी गई, कहते नहीं है जान से भी गए और जहां से भी गए, हाँ या ना? धन से भी गए और धान से भी गए, तो ना ही पैसा मिलता और ना ही जान बचती, दोनों से जाते। तो कम से कम यार यहां जान तो बची, ये सरकार कह रही है। ओनली कंट्री टू अनाउंस्ड अ स्लीव ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। भारत एक ऐसा देश है जिसने कोरोना काल में भी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे वो फॉर्म रिलेटेड रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर बिल से रिलेटेड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो लेबर से संबंधित रिफॉर्म्स हो, तो सरकार समय समय पर रिफॉर्म्स कर रही है। यहां सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट को क्या कह रही है? कैलिब्रेटेड डिमांड साइड पॉलिसी पुल्स द एक्सेलरेटर ओनली व्हेन द ब्रेक्स आर रिमूव। जब ब्रेक्स रिमूव हो जाए तो एक्सेलरेटर को थोड़ा पुश करिए। मतलब कहने का, जब आपका पेंडेमिक खत्म हो जाए तो थोड़ा सा धक्का, थोड़ा सा पुश करिए इकोनॉमी को, जिससे कि हमारी ग्रोथ वापस आए। तो आप देखिए जैसे पेंडेमिक अब हमारे भारत में सितंबर और अक्टूबर में, या कह सकते हो मिड ऑफ द सितंबर और अक्टूबर में पीक था, फिर उसके बाद से लगातार हमारे इंडिया में नंबर ऑफ पेशेंट या नंबर ऑफ जो मरीज थे कोविड से रिलेटेड, वो कम होते जा रहे थे, और होने भी चाहिए, ईश्वर करे कि कम हो। जब वो कम हो रहे थे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। आप देखिए हमारा शेयर बाजार कहां पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। भाई सिंपल सी बात समझिए, जब पापा की सैलरी बढ़ती है, पापा की सैलरी बढ़ती है, तो आपकी जो पॉकेट मनी का खर्चा है वो अपने आप बढ़ जाता है कि नहीं? तो अगर देश हमारा बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, जान रखिएगा। अगला, वी सेव्ड इकोनॉमी रिकवरी विदाउट सेकेंड वेव मेक्स इंडिया अ स्वी जेनरिक या जेनरस भी कह सकते हैं केस इन मैच्योर पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब है कि भारत में जो कोविड की दूसरी वेव नहीं आई या नहीं आ पाई, उससे पहले भारत ने एक यूनिक डिसीजन लिया। वो यूनिक डिसीजन था लॉकडाउन। नहीं तो आप यूएस देखिए, यूके देखिए, इटली देखिए, उन्होंने अपने यहां पर जब पहली वेव आई थी कोविड की, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं लगाया। लॉकडाउन का इंपैक्ट नहीं लगाने का क्या हुआ? अमेरिका में ट्रंप साहब की सरकार ही चली गई। यस और नो? तो कहीं ना कहीं भारत ने एक यूनिक डिसीजन लिया। सुई जनरिस का मतलब है एक अद्वितीय डिसीजन, एक यूनिक डिसीजन लिया, जिसके माध्यम से भारत दूसरी कोविड वेव से बच गया। क्लियर? अच्छा, छठा पॉइंट कह रहा है मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुड एनेबल रिकवरी इन सर्विसेज। जैसे जैसे हमारे यहां पर जो वैक्सीनेशन है कोविड का वो लगेगा, इंजेक्ट होगा लोगों को या लोगों तक पहुंचेगा, लोग धीमे धीमे और भी बेहतर होंगे, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, और जब इम्यूनिटी बेहतर होगी तो धीमे धीमे से रिकवरी बेहतर होगी, और धीमे धीमे जब रिकवरी बेहतर होगी तो जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड सप्लाई है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और सर्विसेज और भी बेहतर होंगी, जिससे कि हमारी जीडीपी को ग्रो मिल सके। क्या मिल सके? जिससे कि हमारी जीडीपी को ग्रो मिल सके। ये आपका पहला चैप्टर था। ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है उसे आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है? दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है इसे आप समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
ठीक है, क्या प्रयास है सुनिएगा बड़े गौर से। डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी? यस बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि सरकार को उधार लेना चाहिए, ठीक है, उधार लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो उधार ले, मान लीजिए सपोज करिए गवर्नमेंट ने उधार लिए 100 रुपीज, ठीक है, और गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट पड़ा दैट इज 8 रुपीज, तो गवर्नमेंट को जो पे करने हैं दैट इज 108 रुपीज। लेकिन गवर्नमेंट ने इस 100 रुपीज को कन्वर्ट कर लिया 112 रुपीज में, मतलब गवर्नमेंट ने जहां 100 रुपीज लगाए थे वहां से गवर्नमेंट को 112 रुपीज आ गए। तो अब गवर्नमेंट को वापस कितने करने? 108, तो डिफरेंस ऑफ बोथ कितना हुआ? दैट इज 4। इट मींस मैं ये कह सकता हूं सरकार को तब भी 4%, तब भी 4 रुपए का क्या हो रहा है? 4 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को डेट लेना भी चाहिए और मार्केट में क्या करना चाहिए? एक्सपेंडिचर भी करना चाहिए। बोलो यस और नो। या कह सकते हो मार्केट में मनी को फ्लश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोविड जैसी कंडीशंस में लोग कई को कि भारत में प्रेजेंट में आप अगर डेटा देखें तो कहते हैं लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। जो फुटपाथ पर या जो रेलवे ट्रैक्स के किनारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वो खत्म हो गए। रीजन? दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग व्हाट? दैट इज द क्राइसिस, कोविड-19 क्राइसिस। कौन सा क्राइसिस? कोविड-19 क्राइसिस। तो यहां पे गवर्नमेंट को ये काम करने चाहिए। अच्छा, ये क्या कह रहा है? इसी की अभी हम लोग बात कर रहे थे, काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी टू बूस्ट ग्रोथ विल सस्टेन इंडिया डेट। इसका मतलब है इस पॉलिसी को सरकार को अपनाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये जो रेड वाला है ये शो कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को। किसे शो कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर को शो कर रहा है। जो रेड है वो किसे शो कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर को। और जो ये ग्रीन है ये गवर्नमेंट सेक्टर को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो ठीक है, दोनों ग्रो कर रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। या आप ऐसे कहिए इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो ये दोनों सेक्टर ग्रो कर रहे होंगे। यस और नो? ये हो सकता है कि कोई कम कर रहा हो, कोई ज्यादा कर रहा हो। लेकिन अगर कोई पेंडेमिक आता है, लेकिन जब कोई इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, जब कोई इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये यूएस का है और ये यूके का है। ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए लिक्विडिटी को आरबीआई के माध्यम से या स्वयं सरकार को मार्केट में लिक्विडिटी फ्लश करनी चाहिए, या लिक्विडिटी कह सकते हो आपको भेजनी चाहिए, डालनी चाहिए, या कह सकते हो सेंड करनी चाहिए, वॉट एवर यू से। आरबीआई के माध्यम से या स्वयं करे, किस तरीके से करेगी ये सरकार को देखना चाहिए। यूएस में क्या है? यूएस यही करता है, मार्केट में ऐसी कंडीशन में खूब सारा पैसा डालता है। यूके क्या करता है? मार्केट में खूब पैसा डालता है। अब पता चला पैसा वो उतने समय के लिए डालता है जितने समय में वो अपने रिवाइव हो जाए, परफॉर्म, जैसे उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ वैसे ही उस पैसे को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे को ना निकालें, नहीं, पैसे को निकाल लेना है। अगर आप नहीं निकालेंगे, आप इस डर से नहीं निकालेंगे कि कहीं मेरी
इकोनॉमी कहीं फिर से ना गिर जाए। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये सारे वो देश हैं जो डेवलप्ड देश हैं। कैसे देश है मेरे दोस्त? डेवलप्ड देश है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं। इंडियाज सॉवरेन व्हाट? इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स डज नॉट रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स। देखो मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बताऊं, कई बार आपने देखा होगा क्या देखा होगा कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो कुछ जो टीचर्स होते हैं उसको मार्क्स कई बार कम देते हैं जान करके। क्यों? या उसे रेटिंग या उसे ग्रेड कम अच्छे देते, अच्छे नहीं देते, हालांकि वो ही इज एलिजिबल और सी इज एलिजिबल, लड़का हो या लड़की, स्टूडेंट वो एलिजिबल है, ब्रिलियंट है, उसको मिलना चाहिए, पर वो नहीं मिलता, तो वो स्टूडेंट थोड़ा निराश होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की और नहीं मिला। पर फिर वो और मेहनत करता है, इस बार नहीं, इस बार नहीं, इस बार, पर कभी ना कभी मिलता है ना। यहां पर कुछ अलग है, पर है कुछ ऐसा ही, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर तो अलग है ही, स्कूल है वो। यहां पर समझिएगा, भारत कई देशों से, अब जैसे आपने सुना होगा गोल्डमैन सैक, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फिच सुना होगा, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नोमुरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। ये क्रेडिट रेट करते हैं, ये रेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? रेटिंग। आपने रेटिंग में सुना होगा ए प्लस होती है, A1 होती है, इस प्रकार से A डबल प्लस होती है, B प्लस होती है, B डबल प्लस होती है ना, B माइनस भी रहती है कई जगह पे, तो कई जगह पे A माइनस होती, तो इस तरीके की रेटिंग्स होती है। तो भारत कई सारे देशों से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, या पाकिस्तान हो, या और भी जो भी देश हैं, उन सब से बहुत बेहतर करता है। लेकिन जब उसे रेटिंग मिलती है तो उसे रेटिंग कभी अच्छी नहीं मिलती। चाहे वो भारत की मैं बात करूं इन्फ्लेशन में, चाहे मैं बात करूं जनरल गवर्नमेंट डेट की, चाहे मैं बात करूं साइक्लिकल या साइक्लिकली एडजस्ट प्राइमरी बैलेंस की, मैं बात करूं करंट अकाउंट बैलेंस की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आप देख रहे हैं बहुत बेहतर है इस टाइम पर, या मैं पिछले 5 सालों की 7 सालों की बात करूं, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन की बात हो, यहां पर बात हो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात हो, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट की बात हो। एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल डेट का मतलब हुआ जो हम एक लघु अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए पैसा लेते हैं। किससे पैसा ले सकते हैं छोटी अवधि के लिए? अब एक्सटर्नल है मतलब बाहर से ला रहे हैं, तो हम IMF से ले सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, हम वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, बोलिए ये सर, हम ADB से ले सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, हम NDB से ले सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो दीज आर द सोर्सेज। हम एक्सटर्नली या हम बाहर से भी डेट मतलब लोन या ऋण ले सकते हैं, जिसे आप इंटरनेशनल डेट भी कहते हैं। फिर बात होती है रिवर्स एडुकेसी रेशियो की, सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्रीज की। तो कहीं ना कहीं इन हर एक फील्ड्स में इंडिया अलग अलग रेटिंग एजेंसीज में, चाहे नोमुरा हो, गोल्डमैन सैक हो, फिच हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो, हर के डिफरेंट सेवरल पैरामीटर्स पर बहुत बेहतर उतरती है, लेकिन उसे रेटिंग बेहतर नहीं मिलती है। इस बात को इकोनॉमिक सर्वे 2021 में बताया गया। क्यों नहीं मिलती है? ये एक डिप्लोमेटिक स्टंट है। ये क्या है भाई? इसे कहते हैं कूटनीति। क्या बोलते हैं? कूटनीति। चाइना को हमसे बेहतर क्यों मिल जाती है? जबकि अगर मैं चाइना की बात करूं, इन्फ्लेशन की, जनरल गवर्नमेंट डेट की, या मैं प्राइमरी बैलेंस की बात करूं, या करंट अकाउंट की बात करूं, तो हमसे कहीं घटिया है, कहीं खराब है, लेकिन उसकी रेटिंग एजेंसी
उसे जो रेटिंग एजेंसीज है बेहतर रेटिंग्स देती हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिक बात है। क्या है? डिप्लोमेटिक थिंग्स है। नाउ गाइस मूव करेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला हमारा क्या टर्म बन रहा है, किसमें? इकोनॉमिक सर्वे में। हमारा अगला आप जो देख रहे होंगे, आपको ये क्या समझ में आ रहा है? फिगर समझ में आ रहा है, पर ये बड़ी ही मजे की बात है। कह रहा है कंटिन्यूड फोकस ऑन ग्रोथ टू एराडिकेट पॉवर्टी। कुल मिला के वन थिंग मैंने अभी बोला था, गरीबी हटानी है तो देश का विकास करना है। अगर हमारे देश का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, कम होगी। हां, पर एक बात जरूर है, इसमें एक बात और कहते हैं कि कई बार क्या होता है, बट नो कोरिलेशन विद इनइक्वालिटी। कई बार क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि 85% जो प्रॉफिट होगा वो पॉवर्टी को होगा, पर 15% का जो प्रॉफिट होगा वो उन्हें भी होगा जो बिजनेसमैन होंगे या जो रिच पर्सन्स होंगे। क्या होंगे? रिच पर्सन्स होंगे। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पॉवर्टी को अगर हमें क्या करना है, बताइए, रिड्यूस करना है या कम करना है। बोलिए, पॉवर्टी को कम करना है तो देश का या कह सकते हो कंट्री का क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। कंट्री के डेवलपमेंट से क्या बात है? कंट्री के डेवलपमेंट से बात है मेरे दोस्त, क्या? कि जीडीपी बढ़ना चाहिए। अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इनकम भी बढ़ रही होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा होगा। बोलिए यस और नो। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी को कम करने के लिए मैंडेटरी है कि देश का विकास हो। क्या हो? देश का विकास हो। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे का। अगला पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे का कह रहा है हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, गवर्नमेंट को अगर इस फिगर पे मैं आपको दिखाऊं तो भारत सरकार को प्रेजेंट में जो हम और आप जैसे जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल हैं कंट्री के, उनके पॉकेट पर, उनके बटुए पर जो खर्च आ रहा है हेल्थ का वो लगभग 65% आ रहा है। कितना आ रहा है? 65%। अगर मैं और कई देशों से कंपेयर करूं, देखो थाईलैंड क्या हमसे बड़ा है? छोटा सा तो है, आइलैंड है। बोलो, चाइना तो खैर हमसे बड़ा है पॉपुलेशन में, एरिया में भी, है ना। वियतनाम हमसे बड़ा है क्या? नहीं। पर आप देखिए इंडिया, बांग्लादेश आसी पास है। तो अगर आप मैं यहां से कंपेयर करूं, अब अगर मैं थाईलैंड की बात करूं तो थाईलैंड में लगभग जो आम लोग हैं उनकी पॉकेट पर हेल्थ का जो खर्च आता है वो गिनती का 15% आता है। मतलब 100 रुपए अगर हेल्थ पर लग रहे हैं तो उस 100 रुपए में 85 रुपीज गवर्नमेंट देगी और जो 15 रुपए होंगे वो व्यक्ति देगा जो भी बीमार है, पेशेंट है, वॉट एवर द थिंग। बोलिए, लेकिन इंडिया में ये कितना है? 65% है। मतलब अगर मैं कह दूं कि 100 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं हेल्थ पर तो इसमें 65 रुपए आपकी पॉकेट पर पड़ रहे हैं और 35 रुपए जो पड़ रहे हैं ये सरकार की पॉकेट पे पड़ रहे हैं। सरकार 35 खर्च कर रही है, आप 65 खर्च कर रहे हैं। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि कहीं ना कहीं इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंड 2.5% of GDP can reduce out of pocket from 65 to 35।
कहने का मतलब है कि जो 65 है इसे घटा करके, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, वाइस वर्सा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। मतलब ये जो अभी किसका था, ये जो गवर्नमेंट का था और ये किसका था, कॉमन पीपल का था। तो सरकार कह रही, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि उल्टा कर दीजिए, ये जो है ये गवर्नमेंट का हो जाए और ये जो है ये किसका हो जाए, कॉमन पीपल का हो जाए। मतलब कॉमन पीपल पर सिर्फ 35 रुपए का लोड पड़े, 35% का लोड पड़े, तो उससे हेल्थ सर्विसेज बेहतर होंगी। पर उसके लिए हमें हेल्थ केयर के लिए अपनी जीडीपी का 2.5% देना है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि सर अभी कितना है? अभी ये हमारी जीडीपी का 1.1% से लेके 1.2% ऑफ जीडीपी है। कितना है? 1.1% से लेके 1.2% ऑफ जीडीपी। मतलब अगर मैं यहां से कंपेयर करूं इसको, तो साफ साफ इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि आप डबल से भी ज्यादा कर दीजिए। अगर मैं 1.2 का डबल करूंगा तो इट मींस 2.4, और ये कह रहा है 2.5, तो मोर देन क्या कर दीजिए, डबल से भी ज्यादा करिए। किस चीज को डबल से ज्यादा करिए बताइए? जीडीपी के अपने जीडीपी का 2.5% कर दीजिए। मतलब पिछला जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हेल्थ पर, उससे 2.5%। बात क्लियर? तो 2 गुने से ज्यादा करेंगे तब बेहतर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अगला पॉइंट क्या बन रहा है आप सभी के एग्जाम। प्रोसेस रिफॉर्म्स टू एनेबल डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। इसमें देखिए क्या है, इसमें अगर आप बेसिकली बात करें तो कह रहा है सिंपल रेगुलेशन होनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप बार बार किसी भी चीज में हस्तक्षेप करेंगे या मैं ऐसे कहूं ओवर इंटरप्शन करेंगे, तो वो उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। आप किसी भी एम्प्लॉय को कोई काम दीजिए, आपने काम दिया, अब आपका काम यह है कि आप उस समय, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने कहा काम हो गया, उसने कहा यस हो गया। अब पता चला आपने टाइम दिया था उसको 3 दिन का, अब आपने 3 दिन में उसको कम से कम 70 बार का काम हुआ, वो कहेगा ठीक है अब धीमे धीमे होगा। आपने 70 बार तो पूछ ही लिया, अगर 70 बार पूछा और 2 मिनट लिए तो उसके 140 मिनट खा लिया आपने। इसका मतलब है कि आपको जो रेगुलेशन रखनी है वो साधारण रखनी है। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो आपने देखे हो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, न्यूज़पेपर में निकलते हैं, विज्ञप्ति टाइप में, है ना, या नोटिस टाइप के निकलते हैं, तो वहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। ऐसा नहीं कि मन चाहा पता चला अंदर ही अंदर ठेका उठ गया। ठेका जानते हैं ना, ठेका का मतलब है बेसिकली जो आपके टेंडर्स आते हैं वो टेंडर्स उठ गए, बाहर पता ही नहीं चला, अंदर से ही उठ गए। ऐसे कई सारे वाकये आपने सुने होंगे। तो यहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन सुपरविजन, इसका मतलब समझ रहे हैं? आपने देखा होगा देश में जो बैंक है मेरे दोस्तों, देश में जो बैंक्स हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो मर्ज हो रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? थिंक अबाउट इट। ये क्यों मर्ज हो रहे हैं? ये तो सरकारी बैंक है। कारण सबसे बड़ा, मैं लोन लेने पहुंचा, मैंने बैंक वाले से कहा या मैनेजर साहब से कहा कि मुझे लोन दे दीजिए, तो उन्होंने कितना चाहिए? मैं कहा साहब 2 लाख रुपए दे दीजिए। तो हमसे उन्होंने कहा आपको पर्सनल लोन मिलेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगा। अब हम 15% सुन के ही वापस चले आए। वही मेरे बाद में बैंक कौन पहुंचे? विजय माल्या साहब। कहे हमको 400 करोड़ चाहिए। कहे साहब ले जाइए। कितने में? कहे दे दीजिएगा जो मन में आए। कि तब भी कि ठीक है आप 8% पे ले लीजिए। मतलब हमको 15% में दे रहे थे, विजय माल्या को 8% पर दे दिया और वो 400 करोड़ लेके गए। क्यों उन्होंने दे दिया? रीजन कि उनकी जो फेस वैल्यू है, उनके पास में जो एसेट्स है, जो एसेट क्वालिटी है, उसके बिहाफ पर दे दिया। अब जिसने भी लोन दिया या जिस बैंक ने दिया, पीएनबी ने भी दिया, एसबीआई ने भी दिया,
और देना बैंक ने भी दिया, कई सारे बैंकों ने विजय माल्या को लोन दिया था, पर किसी व्यक्ति ने यह सोच के लोन नहीं दिया था या किसी बैंक ने यह सोच के लोन नहीं दिया था कि यह व्यक्ति भाग जाएगा या यह व्यक्ति हमें लोन वापस नहीं करेगा, ये व्यक्ति हमें रीपेमेंट नहीं करेगा या हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर? तो यहां पर आपको बहुत बेहतर ट्रांसपेरेंसी सुपरविजन होनी चाहिए आपके, जिसके माध्यम से आप देख पाए कि बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक किसे लोन दे रहे हैं। और वहीं अगर मुझे दिया होता 2 लाख रुपए तो घर की ईंटें भी निकाल ली होती अब तक, यस और नो। पर माल्या साहब की क्या किया आपने? ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, जो भी हुआ वो एक सेकेंडरी बातें हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्गर सिस्टम अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? मेरे मन में एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया है, ये लिखा है सच एज अ बैंक बोर्ड। मुझे बहुत अच्छा एक पॉइंट याद आया है। एक बैंक था मेरे दोस्त, यस बैंक, सभी को पता होगा, अगर थोड़ा भी आप लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर याद होगा। और एक बैंक था जिसका नाम था पीएमसी। बोलिए, ये महाराष्ट्र में था, कोऑपरेटिव बैंक। बोलिए, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। और ये आपका यस बैंक। ये बैंक तो बंद हो गया हमेशा के लिए। बोलिए क्यों? ड्यू टू द रीजन ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स। बैंक जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाती है उनके रीजन से। अब आपने देखा जो यस बैंक था डूब गया था। मैं आपको बताऊं, आज 2021 है, आज से आप अगर मुश्किल से 2.5 इयर्स बिफोर चले जाइए, 2.5 साल पहले चले जाइए, तो ये जो यस बैंक है इसका शेयर मार्केट में लगभग 455 रुपए का था, 455 रुपीज का। और प्रेजेंट में इसका शेयर ओनली 14.5 रुपीज का है। आपको यहां से कुछ समझ में आ रहा है? इसका शेयर ओनली 14.5 रुपीज, 14 रुपए 50 पैसे का है, और 2.5 साल पहले ये 455 रुपए का था। तो ऐसा क्या हुआ यहां पे? ड्यू टू द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। सारी जो काम हुए, हरकतें हुई या जो गलत काम हुए, जिनका गवर्नमेंट या आरबीआई सुपरविजन नहीं कर पाई, इस वजह से ये बैंक डूबा। अगर इस बैंक को एसबीआई सपोर्ट नहीं करता तो ये बैंक खत्म हो गया था। इसने कम से कम 4 से 5 दिन अपने क्या नाम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए, क्योंकि आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया था कि जब तक आपके लिए रिफॉर्म्स नहीं हो जाता तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये बैंक पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, इसकी कंडीशन बहुत खराब है। अभी इसने कुछ दिन पहले ऑफर्स फॉर सेल लॉन्च किया था, इसे बोलते हैं ओएफएस। ये कैपिटल मार्केट का टर्म है। किसका टर्म है? कैपिटल मार्केट का टर्म है। ये है ऑफर फॉर सेल। इसने कुछ अपनी परिसंपत्तियां का मतलब है कुछ एसेट्स, और एसेट में इसने क्या दिया? वहां पर अपने कुछ शेयर्स, उन्हें ऑफर फॉर सेल में निकाला था। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? अगर ऐसा होता है, ये जो ऊपर घटनाएं घटी, अगर ऐसा होता है तो आपको पोस्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लानी चाहिए। अब ये पोस्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है? पोस्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का मतलब है ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को जो पैसा है या जो लिक्विडिटी है उसके माध्यम से इनमें रिफॉर्म्स लानी चाहिए, सुधार लानी चाहिए। क्या लानी चाहिए? सुधार लानी चाहिए। इसका मतलब मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि सरकार को यहां पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सपेंडिचर। जब मार्केट में लिक्विडिटी फ्लश होगी तो फ्लश कौन करेगा? सरकार करेगी, या सरकार के बिहाफ पर आरबीआई करेगा। तो जब मार्केट में पैसा आएगा तो उससे क्या होने चाहिए? रिफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे वो कोई बैंक डूब रहा हो या कोई पब्लिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कह लीजिए, जैसे पीएसयू कहते हैं, कोई कंपनी डूब रही हो। जैसे आपने सुना कि सरकार ने कहा कि हम कुछ
पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, जो भी हमारी कंपनियां हैं, उनमें हम कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, उनमें हम कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। जैसे सरकार ने कहा शिपिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की, कंटेनर्स इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की, बीपीसीएल की, एलआईसी की और आईडीबीआई बैंक की तो हिस्सेदारी बेची दी है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं दीज आर द पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। किसका हिस्सा है वो? डिसइन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सरकार को एक्सपेंडिचर इस ऐसी स्थिति में क्या करने होंगे? बढ़ाने होंगे। क्लियर होगी बात? इसे कहते हैं पोस्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। ये पॉइंट जो है ना, देखिए देखने में हो सकता है कि आपको लगे अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है क्या ये? इसमें 2005 से शुरू हो रहा है, 20 तक सर जा रहा है। सर इसे कैसे समझेंगे? बड़ा आसान है, जादू की झप्पी है, समझो। क्या कह रहा है? रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट स्टेपल डाइट। हम रोजमर्रा की जिंदगी में दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, सभी लोग खाते हैं भाई। कोई दाल रोटी खा लेता है, कोई सब्जी रोटी खा लेता है, कोई दाल चावल रोटी सब्जी सब खा लेता है, कोई सैलेड भी ले लेता है। तो इट विल बी डिपेंड ऑन हिज और हर फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं स्टेपल डाइट का मतलब क्या है? आपकी तबीयत खराब हुई और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, डॉक्टर ने आपको क्या दी? मेडिसिन दी, और आपसे कहा कि भाई अगर ये आप 3 महीने खा लेंगे तो आपको जीवन में बीमारी नहीं होगी। आपने 3 महीने खा ली, लेकिन ये उल्टा हो गया। कैसा हो गया? उल्टा हो गया, मतलब बीमारी और बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज को ओवरडोज ले लेंगे तो वो हमें नुकसान करेगी ही करेगी। तो अब आप ये कहेंगे सर आप यहां पे क्या कहना चाहते हैं? मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि भारत ने जब 2008-9 में ग्लोबल क्राइसिस आया, तो चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे और भी कोई डेवलप्ड कंट्री हो, उन्होंने भी कुछ इकोनॉमिक को रिफॉर्म्स करने के लिए या इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करने के लिए कुछ मेजर्स लिए। क्या मेजर्स लिए? मार्केट में उन्होंने अपनी ओर से, गवर्नमेंट ने अपनी ओर से क्या किया? मार्केट में पैसे को फ्लश किया। जब मार्केट में पैसे को फ्लश किया मेरे भाई, तो वो कब तक रहना चाहिए ये भी तो डिसाइड होगा। बोलिए सब लोग, कब तक रहना चाहिए? तो मार्केट में वो पैसा अलग अलग देशों ने देखा कि भाई हमने पैसा डाला, सपोज करिए यूएसए ने मान लीजिए $100 मिलियन डाल दिए। क्या डाल दिए? $100 मिलियन डाले। तो उसे पता है ना कि मुझे कितने समय में से बाहर निकाल लेना है। पर भारत ने क्या किया? भारत ने ये पैसा तो यहां डाला, पर भारत ने इस पैसे को निकाला ही नहीं 2015-16 तक। भारत ने इसे निकाला 16-17 में। अब ये क्यों डर रहे थे? ये डर रहे थे हाय मेरी इकोनॉमी कहीं घट ना जाए, मेरी इकोनॉमी गिर ना जाए। तो आपको ऐसी स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो एक उसका टाइम डिसाइड कीजिए, और उस डिसाइडेड टाइम के अंदर उस मार्केट में जो पैसा आपने फ्लश किया था उसको आपको वापस भी लेना है। अदरवाइज इन्फ्लेशन के भी हालात बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह बात भी ध्यान रखिएगा। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो। यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन R&D टू रियलाइज इंडिया पोटेंशियल या इंडिया पोटेंशियल। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत है, जो इंडिया है,
उसके अंदर क्या कहानी है? भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, इस पर सरकार बहुत ज्यादा खर्च करती है। सरकार जो खर्च करती है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 56% खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 56% खर्च करती है गवर्नमेंट। अब जब भारत सरकार 56 खर्च कर रही है तो आपको एक और बात पता होनी चाहिए, प्राइवेट कितना खर्च कर रहा है? प्राइवेट जो खर्च कर रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं 37%। ये जो है ये 37% है और ये जो है 56% है। जबकि टॉप 10 इकोनॉमी, जो दुनिया के 10 बड़ी इकोनॉमी है, वो क्या करते हैं? उनका प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उनका, वो प्राइवेट सेक्टर 68% खर्च कर रहा है। किस पर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। किस पर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। और जो वहां की सरकारें हैं वो खर्च कर रही है गिनती का 11%। कितना? 11% किस पर खर्च कर रही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। जितने भी डेवलप्ड देश हैं, तो भारत को भी ये रणनीति या इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट कंपनीज हैं, जो हाई रेटेड कंपनीज हैं, वो रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना ज्यादा योगदान दें। बात क्लियर? जल्दी से बताइए। नाउ अब हम बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है आयुष्मान भारत की बात कह रहा है फॉर इफेक्ट ऑन हेल्थ। किसकी बात कह रहा है? इफेक्ट ऑन हेल्थ की। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जो डेटा है ये शो कर रहा है, ये वैसे ये वो स्टेट्स है जिन्होंने आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अडॉप्ट किया, और ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, पीएमजेएवाई का मतलब क्या है? प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अडॉप्ट नहीं किया। तो जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनको देखने को मिला कि उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है, उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो लगभग कितने परसेंट का हुआ है? 54% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो इंश्योरेंस मिला है सरकार की ओर से। बोलिए सुनो। और जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया उन्हें यहां पर लॉस मिला है। उन्हें यहां पर क्या मिला है? लॉस मिला है। कितने परसेंट का? दैट इज 10% का। अब आप कहें सर किसने अडॉप्ट नहीं किया? किसने अडॉप्ट नहीं किया? तो वेस्ट बंगाल ने इसे अडॉप्ट नहीं किया, दीदी ने इसे अडॉप्ट नहीं किया। अब भाई जब अडॉप्ट नहीं किया तो वहां के लोगों को कैसे मिलेगा? अब अगर आप कहें कि मोदी जी ने नहीं दिया तो बात ही खत्म हो गई। तो ये बात ध्यान रखिए, यहां पर आप सभी लोग क्या ध्यान रखिए, वेस्ट बंगाल ने इस योजना को अडॉप्ट नहीं किया। ये बात ध्यान रखिए सभी लोग। बोलिए। और मैं आपको बता दूं, आयुष्मान भारत जो है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेल्थ केयर योजना है या प्लान है, वॉट एवर यू से। योजना को इंग्लिश में प्लान ही कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की योजना या प्लान है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? कह रहा है इंप्रूव्ड एंड इक्विटेबल एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर इतना अंग्रेजी बोल दिया, हमें समझे नहीं आया। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर, व्हाट, ये वो स्टेट्स, अब भैया लाल खतरा है जानी में, ये आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। These are the part of central part of India and these are the thing which is belongs to eastern part of India. Yes or no? ये जो लाल खतरा है मतलब ये वो इलाके थे जहां पर आधारभूत चीजें
लाइवलीहुड या जीवन के लिए नहीं थी, ये वो इलाके थे, ये वो इलाके थे जहां जीवन जीने की इतनी समस्याएं थी आप सोच भी नहीं सकते। कब? 2012 में। लाइफ स्टाइल कैसे अच्छा होगा? अच्छा मुझे बता दो, लाइफ स्टाइल कैसे अच्छा होगा? जब पैसा आएगा तभी तो लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, जब जीडीपी बढ़ेगी तभी तो लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। बताओ, जब आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम होगा तब लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तब लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। जेब में नहीं ढेला, कह रहे हो जा रहे लिवाइस का जींस लेने 5,000 का, कहां से ले लोगे भाई? पॉसिबिलिटी है? बता दो मेरे भाई, नहीं है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, जो आपके जीवन की आधारभूत चीजें हैं वो बहुत सुगमता से मिल जाए, आसानी से मिल जाए। किससे मिल जाए? आसानी से मिल जाए, सुगमता से मिल जाए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए। लाइट आ रही हो, इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, टीवी चल रहा हो, एसी लगा हो, रेफ्रिजरेटर हो, मोटरसाइकिल हो, सब चीजें हो, कार हो, बंगला गाड़ी हो, है? तो ये चीजें, तो लाइफ को बेहतर, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए तो सरकार कह रही है 2012 में, सरकार नहीं कह रही है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो कह रहे हैं। ये कहानी थी इन राज्यों की, लेकिन आज आप देखेंगे तो पूरा ये ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट जो है और वेस्टर्न पार्ट, और ईस्टर्न पार्ट लगभग आधा है ना, ये देखो येलो हो गया है। मतलब यहां पर लाइफ स्टाइल पहले से बेहतर हो गया है एज कंपेयर टू 2012 इन 2018। बात क्लियर की नहीं? बताइए। तो लाइफ स्टाइल बेहतर कब होगी, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन और आपसे हो सकता है कि बेयर नेसेसिटी या बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये लॉन्च किया है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक लिख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे लिख लीजिए, वॉट एवर यू राइट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे 2021। ठीक, क्या 2021 के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको और जान लेते हैं। ये आपके 10 चैप्टर्स थे जो इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए थे। लास्ट चैप्टर आपका द बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स था। कह रहा है इंडिया एंटर्स अमंग टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज, इंप्रूव रैंक फ्रॉम 81 टू 48। मतलब हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो रैंकिंग थी पहले वो 81 नंबर पे थे हम, और हम इतना बेहतर कर पाए जिसके कारण प्रेजेंट में हमारी जो रैंक है वो 48 हो गई है। तो आपसे दो क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या ऐसे कह देगा सीधा सा साधारण क्वेश्चन एग्जाम में आपके यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में, या आप ऐसे कहिए केरला पीएससी, साउथ के जो भी पीएससी हैं, या आंध्र प्रदेश का पीएससी है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, या व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। या ऐसे हिंदी में पूछ लेगा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, आपका मध्य प्रदेश हो गया, या फिर सेंट्रल इंडिया की बात कर ले राजस्थान हो गया, यहां पर भी पीएससी होते हैं। ये ऐसे पूछ लेंगे, हिंदी मीडियम थोड़ा बासी रहते हैं यहां पर, तो ये क्या कह देंगे कि निम्नलिखित में से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग या कौन सा स्थान रहा है। तो आप क्या बताएंगे कि अब क्या हो गया है, 48 हो गया है। या फिर ये क्वेश्चन और भी घुमा के हो सकता है थोड़ा सा, क्या कि निम्नलिखित में से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 48वां है, यह स्थान पहले क्या था। मतलब प्रेजेंट का आपको बता देगा और पास्ट का आपसे पूछ लेगा। तो ये आपको याद रखना होगा दोनों ही। दूसरी बात क्या कह रहा है, गवर्नमेंट रेजेस, क्या भैया रेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहां से पैसा रेस कर रही है, देखो 15,220 करोड़ रुपए रेस किए हैं थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट।
अगेंस्ट द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21। 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ 15,220 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि गवर्नमेंट ने टारगेट डिसाइड किए थे 2.1 लाख करोड़ रुपए के। अब आप सोच सकते हैं, मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि गवर्नमेंट चिल्ला ज्यादा रही है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और गवर्नमेंट उतना डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है, अब आपके मन में एक तुरंत बात आ रही होगी, सर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भी सरकार की कंपनियां हैं या सरकारी कंपनियां हैं, उनमें सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा, सम पार्ट, वो सेल करेगी, बेचेगी। अब वो माध्यम क्या होगा? वो माध्यम आईपीओ होगा, वो माध्यम एफपीओ होगा, या आप देसी भाषा में कहें कि क्या वो शेयर के माध्यम से सरकार हिस्सेदारी बेचेगी? बात क्लियर है? जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए इस बार अब अच्छा एक बात बताइए, टारगेट 2.1 लाख करोड़ के थे, पूरे कितने हुए? पूरे कितने हुए? 15,220 करोड़। तो रह कहां गए? मैं आपको बताऊं, यहां पर कहा गया है ड्यू टू पेंडेमिक या ड्यू टू कोविड-19, या आप कहना चाहें तो पेंडेमिक भी कह सकते हैं। पेंडेमिक की वजह से सरकार ये टारगेट पूरे नहीं कर पाई, ये सरकार ने या ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। क्योंकि सरकार एलआईसी सभी लोग जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एस्टैब्लिश इन द टाइम ऑफ सेकंड 5-year प्लान इन द टाइम ऑफ 1956। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी सरकार आईपीओ लाने वाली थी 90,000 करोड़ के। कितने की लाने वाली थी? 90,000 करोड़ के। तो आप समझ सकते हैं सरकार अगर इसके आईपीओ लाएगी तो इसमें एक मेजर अपनी जो हिस्सेदारी है उसे सेल करेगी। तो ये पूरे टारगेट नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सरकार ने एक और बात बोली है। वो बात क्या बोली है? जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भारत में कुछ प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगे। क्या चलाए जाएंगे? प्राइवेट ट्रेन चलाए जाएंगे, या मैं कह दूं कि रेलगाड़ी चलेंगी प्राइवेट। जैसे तेजस आप लोगों ने सुनी होगी कि जब भाई तेजस आती है तो छोटी जो रेलगाड़ियां होती हैं, या मैं कहूं कि जो आम रेलगाड़ियां होती हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और तेजस को निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? जो कि लखनऊ से दिल्ली के बीच में चली, यस और नो। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसका एक निर्धारित टाइम है। अदरवाइज उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं गवर्नमेंट ने कि जो भी वहां पर पैसेंजर है, जो भी यात्री है, उसको अगर वो लेट होता है तो उसके ऊपर कुछ कंपनसेशन है, या कैंसिल होती है ट्रेन तो उसके ऊपर कंपनसेशन है। इस तरीके की कुछ चीजें वहां पर एप्लीकेबल है, जिस वजह से तो तभी लोग कहते हैं ना कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो वो नहीं होगा। जैसे अभी आप क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो सुबह सुबह आपको हुआ कि भाई आज नहीं जाना है, तो आपने कह दिया आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट नौकरी हुई और आपने सुबह कहा 2 घंटे पहले पेट दर्द हो रहा है, तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, घर से काम कर लो। फिर तुमने कहा कि नहीं हो पाएगा, तो कहेगा ठीक है, फिर शाम को जब अगले दिन आओगे तो आपके पेट में भी दर्द होगा और सर में भी दर्द होगा, 2 दर्द हो जाएंगे, तो आप फिर स्वयं अपने आप चल देते हैं। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही डिफरेंसेस हैं, कहीं ना कहीं आपको काम करना ही करना है। बात क्लियर? तो यहां पे सरकार कह रही है कि आने वाले जो मई 2021 होगा तब तक हम जो बिडिंग है, बिडिंग का मतलब है जो ऑक्शनिंग है, जो नीलामी है, वो हम कर लेंगे किसकी? ट्रेन की, प्राइवेट ट्रेन चलाने की। और आने वाले 2023-24 में आपको भारत में कई सारी, 1-2 नहीं, कई सारी प्राइवेट ट्रेन्स चलती हुई दिखाई देंगी। तो यही बात यहां पर कही गई है। बात क्लियर हो गई? आप पढ़ भी सकते हैं। मई 2021 तक निजी ट्रेनों के लिए बोली पूरी होने की संभावना है। प्राइवेट ट्रेनों को 2023-24 में पेश किए जाने की संभावना है। तो 2023-24 तक भारत में क्या आ जाएंगी? प्राइवेट ट्रेन्स आ जाएंगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।